भक्ति स्टोरी टीवी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 4 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा अमन लगभग 25 की उम्र का था। उसकी शादी रीना नाम की एक लड़की से तय हो गई थी। बुढ़िया बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी की तैयारी करती है, लेकिन शादी के दिन मंडप में ही उसे एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद वह अपने दूसरे बेटे की शादी करवाती है, लेकिन शादी के मंडप में उसको भी सांप काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे ही उसके तीसरे बेटे को भी उसकी शादी के दिन सांप ने काट लिया और उसकी भी मौत हो गई। आखिर में उसका छोटा बेटा ही उसका सहारा रह गया था। एक दिन बुढ़िया दुखी होकर विशाल यानी कि अपने चौथे बेटे से बोलती है, बेटा, अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। मैंने अपने 3 बेटों को तो खो दिया है। अब तेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं पिछली हुई घटनाओं से मैं बहुत डरती हूँ। कहीं तू भी मुझसे दूर न हो जाए। माँ, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ जरूर न्याय करेगा। अब तुम रो मत। आज भाई दूज का पर्व है, मैं दीदी के ससुराल जा रहा हूँ। कल तक घर लौटूंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। विशाल इतना कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। उसके हाथों में एक बड़ा थैला था। दूसरे गांव जाने के लिए जंगल से होकर जाना पड़ता था। बीच रास्ते में उसे एक सांप दिखाई देता है। विशाल उसे देखकर डर जाता है। सांप उसके सामने आकर उससे बोलता है, मैं तुम्हारा काल हूँ, आज तुम्हारा जीवन मेरे जहर से नष्ट हो जाएगा। देखो नागराज, आज भाई दूज का पर्व है। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं पहले उसके यहाँ हो आऊं, उसके बाद मुझे तुम डस लेना। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझसे जान बचाकर भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरा विश्वास करो, अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातें झूठी लगती है तो मेरे साथ चलो। विशाल सांप को उठाकर अपने थैले में रख लेता है और कुछ दूर चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह दोनों बहुत सी बातें करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। विशाल अपनी बहन से बोलता है, बहन, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। ठीक है भैया, आप रुकिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर बहन विशाल के लिए खाना परोसती है। विशाल खाना खाकर उठ ही रहा था कि तभी 2 बच्चे उसे मामा मामा कहते हुए उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, मामा मामा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। लेकिन बच्चों ने विशाल की एक न सुनी और उसका थैला टटोलने लगे, जिसमें उसने सांप को रखा था। छानबीन करने के बाद बच्चों को उसमें से हीरे जवाहरात मिलते हैं, जिसे देखकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है और विशाल अपनी बहन को वह हीरे जवाहरात दे देता है। अगली सुबह वह अपने घर वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। उसकी बहन ने उसके लिए बाजरे के लड्डू बनाए थे। वह उसे एक डब्बे में कुछ लड्डू दे देती है। लड्डू का डिब्बा अपने थैले में रखकर विशाल वहां से रवाना हो जाता है। थोड़ी दूर चलकर विशाल एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इधर उसकी बहन के बच्चे भूख भूख कहकर अपनी माँ से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। बच्चों, अभी खाने में वक्त है, थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। आपने मामा को सारे लड्डू दे दिए, कुछ हमारे लिए तो रखे होंगे ना, वही दे दो। लड्डू तो नहीं बचे होंगे, लेकिन बाजरे का चूरन चक्की में बचा होगा, उसी से काम चला लो तुम दोनों। दोनों बच्चे चक्की के पास जाते हैं और चक्की में सांप के पिसे हुए टुकड़े देखते हैं। वह डरकर अपनी माँ के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बच्चों की बात पर वह खुद जाकर चक्की में देखती है तो वहाँ सचमुच सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। वह डर जाती है और घर से निकलकर थोड़ी दूर जंगल के पास पहुंचकर अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी उधर से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था। वह उस बूढ़े आदमी से पूछती है, बाबा, क्या आपने कोई जवान लड़का इधर से जाते देखा क्या? बेटा, आते जाते तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक लड़का सो रहा था। बाबा की बात सुनते ही वह भागते हुए उसके पास जाती है, जहाँ उसका भाई सो रहा था। वह अपने भाई को जगाती है। विशाल के जागने पर वह उससे पूछती है, कहीं तूने मेरे हाथों से बने लड्डू तो नहीं खाए? नहीं बहन, लेकिन क्या हुआ? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों भागती आ रही हो? तूने लड्डू तो नहीं खाए? नहीं बहन, मैंने कोई लड्डू नहीं खाया। ला, मुझे वो डब्बा वापस दे। विशाल तुरंत ही लड्डू से भरा डब्बा अपनी बहन को दे देता है, जिसे वह फेंक देती है। उसे शक था कि उसके भाई ने वह लड्डू खा तो नहीं लिया, इसलिए वह उसके साथ ही चलने लगी। थोड़ी दूर चलने पर उसका गला सूखने लगता है। पास में ही तालाब था। वह दोनों तालाब के पास जाते हैं। विशाल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी बहन पानी पीने के लिए तालाब के किनारे जाकर बैठती है।
पानी पीने के बाद वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं था। विशाल की जगह पर उसने 3 पत्थर की मूर्तियां देखी जो कि उसके मरे हुए भाइयों की थी। वह उन मूर्तियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर तालाब से एक बूढ़ी महिला प्रकट होती है। वह बूढ़ी महिला उसे चुप कराते हुए बोलती है, बेटी मैं सब जानती हूँ, ये तीनों मूर्तियाँ तेरे भाइयों की हैं, जिनकी शादी के मंडप में ही सांप काटने की वजह से मौत हो गई थी। इस बार तेरे छोटे भाई विशाल पर संकट मंडराता दिख रहा है। माँ मैं क्या करूँ? मैं अपने भाई की रक्षा कैसे करूँ? अब आप ही कुछ बताइए। मैं इस तरह अपने 3 भाइयों को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को नहीं खोना चाहती। बूढ़ी महिला उसे समस्या से बचने का हल बताती है, जिसे सुनकर वह वहां से चली जाती है। रास्ते में उसका छोटा भाई दिखाई देता है। वह उसे बद्दुआ देने लगी। विशाल उसका यह व्यवहार देखकर चौंक जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं। कुछ दिनों बाद विशाल की सगाई हो गई और अब उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। शादी वाले दिन वह सेहरा पहनकर तैयार हो गया था। तभी उसकी बहन उसे तिलक करते हुए बोलती है, मैं इसको तिलक क्यों लगाऊं? तिलक तो मैं लगाऊंगी खुद को, यह तो मरेगा जलेगा। इतना बोलकर वह अपने माथे पर तिलक लगाती है। सभी लोग उसकी बातें को सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर वह इतनी शुभ अवसर पर उसे भला बुरा भला क्यों कह रही है? ऐसे ही जब वह घोड़ी चढ़ने को हुआ तो ये घोड़ी क्यों चढ़ेगा? घोड़ी तो मैं चढ़ूंगी, ये तो मरेगा, इसके साथ बुरा होगा। इतना कहकर वह घोड़ी पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद मंडप में सभी लोग उपस्थित हो गए। विशाल और उसकी पत्नी फेरे लेने के लिए खड़े होते हैं। तभी उसकी बहन बोल पड़ती है, ये क्यों फेरे लेने लगा? फेरे तो मैं लूंगी, ये तो जलेगा कटेगा मरेगा, इसके साथ तो बुरा ही होगा। इतना बोलकर उसकी पत्नी के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, उसके सामने एक सांप आ जाता है और उसे डस लेता है। वह वहीं बेहोश हो जाती है। उसका पूरा शरीर जहर फैलने की वजह से नीला पड़ चुका था। यह सब देखकर विशाल समझ गया कि उसकी बहन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा कर रही थी। सभी को लग रहा था कि उसकी बहन को जादू टोना कर रही है। उसके परिवार वाले उसे देख रोने लगते हैं। तभी तालाब की बूढ़ी महिला वहां प्रकट हो जाती है और नई नवेली दुल्हन से कहती है, दुल्हन अब तू ही इस घर की रक्षा कर सकती है। अब तू ही अपने तीनों जेठों को और अपनी ननद को जिंदा कर सकती है। उस नाग को एक लोटे में भर कर लाल कपड़े में बंद कर दे। जब नाग की पत्नी नागिन उसे ढूंढती हुई यहाँ पहुँचेगी, तब उसे अपने जेठों और ननद की जिंदगी की मांग रखना। वह अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए तेरे परिवार को वापस तुझे सौंप देगी। थोड़ी देर बाद नागिन अपने नाग को ढूंढते हुए उस मंडप में आ जाती है। नागिन को देख दुल्हन बोलती है, तेरे पति को मैंने कैद कर रखा है, अब तुझे उसे छुड़ाने के लिए मेरी शर्तें माननी होंगी। नागिन को सब समझ आ चुका था। वह उसकी सारी शर्तें मान लेती है। वह एक एक कर उसके तीनों जेठों और ननद को जिंदा कर देती है। दुल्हन अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखकर खुश हो जाती है और नाग को मुक्त कर देती है। विशाल की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।